सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बंद होने के कारण हम अपनी पढ़ाई दूरदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे लिए क्लास 1 एवं 2 की पढ़ाई प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक शुरू हो चुकी है। तो हमें क्या करना है कि रोज़ाना समय पर अपनी पेंसिल और कॉपी के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में शामिल होना है, जहां हम नई नई चीज़ें सीखेंगे, वह भी मनोरंजक तरीके से। तो तैयार है ना आप सब? बच्चों, आज हम लोग मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में कुछ गतिविधि आधारित कार्यक्रम देखेंगे। आज सबसे पहले हम कुछ कहानियां सुनेंगे जिनके नाम है सत्यम जरा संभल के, ध्रुवी की छतरी और नीमा आज क्या खा रही है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जू शो में, जिसमें हम चिड़ियाघर की सैर करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे मछली, सॉक पपेट और चूड़ियां का मोर बनाना। उसके बाद हाथों और उंगलियों की छाप से कुछ पेंटिंग्स बनाना सीखेंगे। और सबसे अंत में होंगे हमारे साथ मिहिर भैया, जो हमें स्टेज पर प्रदर्शन यानी परफॉर्म करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की गतिविधि आधारित शिक्षण यानी आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि भारत से लौटकर बापू अपने परिवार के साथ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें जहाज से उतरने नहीं दिया गया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन भी शुरू किया। वे अपने साथियों के साथ एक बस्ती में रहने लगे। उन्होंने वहीं अपना आश्रम बनाया। अंग्रेज सरकार के बनाए अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और आंदोलन शुरू किया। फिर अंग्रेज सरकार द्वारा कानून वापस लिया गया। गांधी जी भारत लौटने की तैयारी में लग गए। स्वदेश लौटकर 1 साल तक गांधी जी ने देश भर में घूमा। लोगों की हालात उनके पास जाकर वो समझते रहे, हिंदुस्तान की दुर्दशा को करीब से समझने लगे और आखिर में वे अहमदाबाद में बसे और वहीं सत्याग्रह आश्रम बनाया। यहाँ पर जुलाहों को बुलाकर गांधी जी ने अपने हाथ से कपड़ा बनाना सीखा। अब गांधी जी कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेने लगे थे। कांग्रेस नेताओं के कहने से चंपारण के एक किसान गांधी जी को बिहार लेकर आए। किसान नील के व्यापारियों से बड़े परेशान थे। लंदन में उनके साथ पड़े हुए वकीलों की गांधी जी ने मदद ली। नीलहों के अत्याचारों पर रपट तैयार करके सरकार पर जोर डालना था कि वो कानून बदले। वकील किसानों का मामला लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते थे। गांधी जी सत्याग्रह के तरीके सीख चुके थे। उन्होंने एक अलग रास्ता सुझाया। उन्होंने कहा, जहाँ रैयत इतनी कुचली गई है, जहाँ सब इतने भयभीत रहते हैं, वहाँ कचहरियों के मार्फत थोड़े ही इलाज हो सकता है। लोगों के लिए सच्ची दवा तो उनके डर को भगाना है। किसानों से मिल मिलकर गांधी जी ने उनका दुख दर्द पूछा। उनकी रपट तैयार वो करते गए। वे सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी के आदेश आ गए। अदालत में गांधी जी ने एकदम निडरता से कहा कि वो चंपारण नहीं छोड़ेंगे। बाहर असंख्य लोग गांधी जी के समर्थन में जमा थे। दबाव में आकर मजिस्ट्रेट ने उन्हें छोड़ दिया। लगभग 8 महीने गांधी जी चंपारण में रहे। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह यहाँ भी सत्य की जीत हुई। अंग्रेज सरकार ने घुटने टेके। किसानों को परेशान करने वाली नील की खेती का अंत हुआ।
चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी जी को कांग्रेस के मुख्य नेताओं के आगे खड़ा कर दिया। चंपारण की ही तरह गुजरात के खेड़ा में भी किसानों ने सत्याग्रह किया। वकील सरदार पटेल अब कांग्रेस के नेता बन चुके थे। अहमदाबाद में कपड़ों के कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। उनकी नेता थी कारखानों की मालिक की बहन अनसुईया साराभाई। मजदूरों के लिए यहाँ गांधी जी ने उपवास किया, फिर ऐसा समझौता कराया जो सबको मंजूर था। खूब ढूंढने के बाद गांधी जी को एक चरखा मिला और अब खादी का समय आ गया था। सन 1921 में ऐसे कई विरोधों के मिलने से असहयोग आंदोलन उभर कर आया। यह पूरे देश में फैल गया। अब आजादी की लड़ाई के मुख्य नेता गांधी जी ही थे। सन 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, जो और भी बड़ा आंदोलन था। सन 1942 में सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब अंग्रेजों के लिए भारत पर राज करना मुश्किल था। सन 1944 में रेडियो पर एक भाषण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को एक विशेष नाम से पुकारा। पता है वो नाम क्या था? राष्ट्रपिता। और तभी से हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाते हैं। और गांधी जी तो अपने दो प्रिय हथियारों की ही बात करते रहे। जानते हो वो क्या थे? वो थे सत्य और अहिंसा। सत्यम, जरा संभल के। लेखन यामिनी विजयन, चित्रांकन विष्णु एम नायर, अनुवाद मधुबाला जोशी, प्रकाशन प्रथम बुक्स। चुलबुला सत्यम चैन से नहीं बैठ सकता। वह दौड़ता है, छलांगे मारता है, चक्कर काटता है और कलामुंडियां खाता है और गिर भी जाता है। जरा चैन से बैठ जा, बाबा कहते। चोट लगे तो फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, दीदी कहती। कहीं कुछ तोड़ मत देना, दादा समझाते। पूरी कक्षा सिर पर उठा रखी है, स्कूल में मैडम कहती। लेकिन सत्यम बेचारा क्या करे, उसके तो हाथ पैर तो हरदम हरकत करते रहते हैं। आज रविवार है। सत्यम को रविवार का इंतजार रहता है, क्योंकि हर रविवार वह माँ के साथ खेत पर जाता है। खेत घर से बहुत दूर है। रास्ते में पड़ते हैं खेत, टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां, घना जंगल और कल कल छल छल बहते झरने भी। सत्यम खरगोश की तरह कुदका। उसने हरण की तरह कुलांचे भरी। अरे संभल कर, कीचड़ में फिसल मत जाना, माँ ने कहा। वह कनखजूरे की तरह सरका और सांप की तरह रेंगा। जरा कांटों से बचना, माँ ने जोर से कहा। वह मकड़े की तरह झूला और लंगूर की तरह कूदा। अरे बंदर, जरा मजबूत डाल पकड़, माँ ने डर कर कहा। उसने बतख की तरह पैरों से चप्पू चलाया और मेंढक की तरह तैरा। गहरे पानी में मत जाना बेटा, माँ ने होशियार किया। वह छिपकली की तरह ऊपर चढ़ा और बकरी की तरह कूदा। जरा पैर जमा कर, माँ ने घबरा कर कहा। सत्यम ने अपनी बाहें पंखों की तरह फैलाई और उड़ने की कोशिश की। उसने मन ही मन सोचा कि मैं चील की तरह आसमान में उड़ रहा हूँ, बादलों पर तैर रहा हूँ, बिना पंख फड़फड़ाए। सूरज डूबने के बाद देर शाम को जब झिंगुरों ने अपना राग अलापना शुरू किया, तब घर जाने का समय हो गया। थक कर सत्यम माँ की पीठ पर लद गया। दोनों ऊंची नीची पगडंडियों पर चढ़ते उतरते, खेत जंगल झरने पार करते घर लौटे।
वह घर पहुंचा तो उसे कीचड़ मिट्टी से सना देख बाबा, दीदी और दादा खूब हंसे। दादा ने उसे नहलाया, बाबा ने बढ़िया खाना पकाया, दीदी ने मनपसंद कहानी सुनाकर सुलाया। सपने में सत्यम दौड़ा और कूदा और घूमा और उसने कलमुंडिया खाई और उड़ चला ऊपर और ऊपर। वे कितनी तरह की चालें चलते हैं। उफ, कैसी कैसी चाल चलता है सत्यम। जानते हो, जानवर, पंछी और कीड़े मकोड़े भी अलग अलग कारणों से अलग अलग तरह की चाल चलते हैं। हमारी ही तरह वह भी ज्यादातर बढ़िया खाने और रहने की आरामदेह जगह या प्यार करने वाले परिवार की तलाश में एक से दूसरी जगह घूमते फिरते हैं। कभी कभी वे अपने उन दुश्मनों से बचने के लिए भी घूमते फिरते हैं जो उन्हें पकड़कर खा सकते हैं। पता कीजिए कि जीव कितनी तरह से चलते फिरते हैं। सूस यानी डॉल्फिन पानी से बाहर छलांग लगाने के लिए जानी जाती हैं। क्या आप छलांग लगा सकते हैं? जमीन पर रहने वाले जीवों में चीते सबसे ज्यादा तेजी से दौड़ते हैं। वह फर्राटे भी लगाते हैं। क्या आप फर्राटे लगा सकते हैं? केकड़े सामने सीधे चलने के बजाय बाएं या दाएं चल सकते हैं। क्या आप बिना बाएं या दाएं मुड़े ऐसी आड़ी चाल चल सकते हैं? टिड्डे अपने आकार की तुलना में कई ज्यादा ऊंची कुदान मार सकते हैं, खास तौर से तब जब वह किसी शिकार करने वाले जीव की पकड़ में आने से बचना चाहते हो। क्या आप इतनी ऊंची कुदान मार सकते हैं? घोंगे बहुत धीरे धीरे घिसटते हैं, बहुत ही धीरे धीरे। क्या आप इतनी धीमी चाल चल सकते हैं? ध्रुवी की छतरी। लेखन शबनम मीनवाला। चित्रांकन मालविका तिवारी। अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। व्याध पतंगे ध्रुवी ने अभी अभी उड़ना सीखा है। वह अपनी सखियों के साथ तालाब के पास उड़ती है। वे मेंढकों को तंग करती है और मच्छरों को अपना आहार बनाती है। शाम को ध्रुवी पास के जंगल में जाती है। वह चिड़ियों के घोंसलों और मकड़ों के जालों को देखती है। वह आसमान में घिर आए बादलों को नहीं देखती। तब बारिश की एक बूंद ध्रुवी के सिर पर गिरती है। ध्रुवी घर लौटना चाहती है, मगर वो अपने पंख गीले नहीं करना चाहती। मुझे एक छतरी चाहिए, ध्रुवी सोचती है। वह गुलमोहर के पेड़ पर जाती है। यह पेड़ दूर से मजबूत लाल छाते जैसा दिखता है। इसके पत्ते तो बहुत छोटे हैं। ये पत्ते बहुत अधिक छोटे हैं, चींटी को भी ढक नहीं पाएंगे। ध्रुवी सोचती है, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। ध्रुवी बड़े तारे के आकार के पत्ते देखती है। पपीते के पेड़ के पत्तों से एक प्यारी छतरी बन सकती है, ध्रुवी सोचती है। अरे नहीं, इससे तो बारिश का पानी पूरी तरह अंदर आ रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है, लेकिन ध्रुवी को अब तक अपने लिए छतरी नहीं मिली है। वो एक पौधे के नीचे ठहरती है, मगर उसके पतले से पत्ते मुड़ जाते हैं। तुम कितनी निर्दयी हो, ध्रुवी छुई मुई के पौधे से कहती है। ध्रुवी परेशान है। जंगल पत्तों से भरा पड़ा है। पतले पत्ते हैं और मोटे भी।
बड़े हैं और छोटे भी, लेकिन कोई भी पत्ता छतरी बनने लायक नहीं है। अचानक ध्रुवी बरगद के पेड़ को देखती है। इसके पत्ते तारे के आकार के या कटीदार नहीं हैं। ये पत्ते ना तो बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे। ध्रुवी बरगद की ओर उड़ती है। वो एक पत्ते के नीचे छिप जाती है। उसने अपनी छतरी ढूंढ ही ली। व्याध पतंगों के बारे में अधिक जाने। व्याध पतंगे बहुत ही धुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। कुछ व्याध पतंगे जिन्हें हम अपने मैदानों और बगीचों में पाते हैं, खुला समुद्र पार करके भारत से अफ्रीका जाते हैं। हिंद महासागर पार करने के लिए वे 16,000 किलोमीटर से अधिक यात्रा करते हैं। वे भारत से अपनी यात्रा अक्टूबर में शुरू करते हैं और विदेशों में जैसे कि तंजानिया जनवरी में पहुंचते हैं। वे रास्ते के द्वीपों पर जैसे कि मालदीव और सेशल्स में रुकते हैं। व्याध पतंगे बहुत अधिक ठंड या बहुत अधिक गर्मी में उड़ नहीं पाते। वे सुबह सुबह सूर्य से गर्मी पाने के लिए अपने पंख फैला देते हैं। दोपहर में कुछ व्याध पतंगे ठंडक पाने के लिए अपने शरीर को जरा उठाकर और अपने पेट को सूर्य की तरफ करके आराम करते हैं। Telekovic ka na rin. Yan na. नीमा आज क्या खा रही है? लेखन बीजल वच्छराजानी, चित्रांकन प्रिया कुरियन, अनुवाद पूनम एस कुडेसिया, प्रकाशन प्रथम बुक्स। यह है नीमा। आपकी तरह इसे भी खाना बहुत पसंद है और इसलिए नीमा हमेशा खाती रहती है, खाती ही रहती है।
चबा चबा कच कच कचा कच। ओहो, मुंह बंद करके खाओ नीमा। गर्मी के मौसम में दिन मस्ती भरे और लंबे, तो ऐसे मौसम में नीमा क्या खाती है? गर्मी के मौसम में खाओ आम, पीले, हरे और लाल। रस से भरी लाल लाल छिलके वाली चमकीली सफेद लीची, हरी धारियों और पीले गूदे वाले तरबूज, मुंह में मिठास घोलने वाले रस से भरे शहतूत। ओहो, नीमा के हाथ तो चिपचिपे और बैंगनी हो गए हैं। बरसात के मौसम में जब काले घुसैल बादल घिरे हों और जमकर बारिश हो रही हो, तो नीमा क्या खाती है? बरसात आई, खाने की ढेरों चीजें लाई। पीले, सफेद और बैंगनी दानों से भरे भुट्टे, रस से भरी मुसम्बी, हरे मुकुट पहने हुए अनानास, रसीले बैंगनी जामुन। ओहो, नीमा की जीभ तो नीली हो गई। सर्दी के मौसम में दिन होते हैं छोटे और सताती है सर्दी, तो नीमा क्या खाती है? सर्दी के मौसम में मिलते हैं लाल और हरे पत्तेदार साग, लाल सुर्ख चुकंदर, मोटे ताजे गूदेदार शरीफे। देखो देखो, नीमा पेड़ पर चढ़ गई। ओहो, उसने सारी भूरी भूरी खट्टी इमलियां तोड़ लीं। नीमा को खाना बहुत पसंद है, लेकिन वो मौसम के हिसाब से खाती है। चबा चबा कच कच कचा कच। दुनिया में 5 मौसम होते हैं: वसंत, गर्मी, बरसात, शरद और जाड़े। लेकिन कुछ जगहों पर, जैसे भारत में जहाँ नीमा रहती है, गर्मी, बरसात और जाड़े बस 3 ही मौसम होते हैं। मौसम के हिसाब से खाना। नीमा की तरह आप भी पूरे साल रंग बिरंगी सब्जियां और फल खा सकते हैं। आइए बनाएं एक कैलेंडर मौसम के हिसाब से, जिससे ये पता चले कि पूरे साल कब और कौन सी सब्जियां और फल हमें खाने चाहिए। इमली जनवरी से फरवरी, चीकू जनवरी से फरवरी और मई से जुलाई, शहतूत अक्टूबर से नवंबर और मार्च से मई, पालक अक्टूबर मार्च से मई, आम मार्च से अगस्त, तरबूज अप्रैल से जून, लीची मई से जून, जामुन मई से जुलाई, भुट्टा जून और उसके बाद, मौसम्बी जुलाई और अगस्त, शरीफा अक्टूबर से फरवरी। चुकंदर पूरे साल मिलता है, लेकिन सर्दियों में सबसे अच्छा। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है, उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है।
जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। मैं इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति, 3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पटना जू के आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एपिसोड 2 में। आज जिस इनक्लोजर का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो एवियरी केज है। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना जू भारत के एक लार्ज कैटेगरी जूज में से एक जू है और जो हमारा ये एवियरी है इसमें हमने लगभग 8 से 10 वैरायटी के अलग अलग तरह के बर्ड्स को रखा है, फिजेंट्स को रखा है। और जो मेन बर्ड्स हैं कि रोजी पेलिकन है, मलाड है, बार हेडेड गूज है, ब्राह्मणी डक है। इसके अलावा फिजेंट्स को भी सिल्वर फिजेंट, पी फॉल, लेसर एडजुटेंट, इन सभी को रखा गया है जो अपने प्राकृतिक अधिवास जैसा यहाँ पे अनुभव करते हैं।
काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। इनके रहने के लिए एक झील का भी निर्माण है बीच में, जहाँ पे ये तैरते रहते हैं, पानी में डुबकी लगाते रहते हैं, गोते मारते रहते हैं। और पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए यहाँ पे एक फव्वारे का भी इंतज़ाम किया गया, जो हमेशा फव्वारा चलता रहता है, जिससे कि पक्षी काफ़ी आनंद उठाते रहते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। इनकी जो संरचना जो इस एवियरी केज की है वो उनके जो नेचुरल हैबिटाट है उससे मिलता जुलता इसको बनाने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर काफ़ी सारे ट्रीज हैं जो उनको नेचुरल हैबिटाट की ही तरह मदद करते हैं। जानवरों को यहाँ ब्रीडिंग के लिए अच्छी व्यवस्था करने के साथ साथ हम लोग ये प्रयास करते हैं कि ये नेचुरली इसमें ब्रीड कर पाएँ और अंडे वगैरह दे पाएँ। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मलाड का काफ़ी अच्छे संख्या में ब्रीडिंग हो रहा है और उनको हम लोग यहाँ पे नेचुरली भी वो हैच करते हैं या इंक्यूबेशन की आवश्यकता हो तो वो भी करते हैं। छोटा सा नर्सरी भी बनाया गया है जिसमें एक छोटा पॉन्ड है जिसमें उनको एक्लेमेटाइज किया जाता है ताकि वो बाहर निकल करके धीरे धीरे अपने प्राकृतिक अधिवास में और दूसरे चिड़ियाओं के साथ मिल सके, दूसरे बर्ड्स के साथ मिल सके। पक्षियों का जो बर्ड मेस होता है उसमें ज्वार, बाजरा, गेहूं, चीना, कौनी, लहसुन, प्याज, गेहूं इत्यादि हम लोग देते हैं छोटे छोटे पक्षियों के लिए। बड़ी मछली दिया जाता है पेलिकन के लिए और छोटी मछली जो है पेंटेड स्टोर और एडजंटेड स्टोर इत्यादि के लिए दिया जाता है। पटना जू में एक्सपेंशन में कोई और एक्टिविटी क्रिएट होगी तो हम लोग ये चाहेंगे कि वॉक इन की भी सुविधा बनाई जा सके जिसमें दर्शक घूमते हुए अंदर एवियरी केज के अंदर आकर के बर्ड्स को देख पाएंगे, नेचुरल हैबिटेट में देख पाएंगे।
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए जानवर, एक नए इनक्लोजर के साथ। नमस्कार। डर से नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? सबने होमवर्क रिकॉर्ड किया है? आज हम सीखेंगे कि मंच पे कैसे चढ़ेंगे। एक महान नाटककार ने बोला है कि पूरी दुनिया एक मंच है, पर हमारे लिए मंच वो जगह है जहां पे नाटक प्रस्तुत किया जाता है। तो आज देख लेते हैं कि मंच पे कैसे चढ़े। एक आम आदमी के चलने में और एक महान एक्टर के चलने में जमीन आसमान का फर्क है। जब एक शानदार एक्टर मंच पे चढ़ जाते हैं तब हम अपनी नज़र उससे हटा भी नहीं सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे खेल खेलेंगे जिससे हम अलग अलग चलने के तरीके सीख सकते हैं। क्या आपने कभी जानवर को चलते हुए देखा है? आज हम भी
अलग अलग जानवरों की तरह चलेंगे। पहला जानवर है ऊंट। अपने घुटनों को झुकाते हुए अपने दोनों हाथों को पैर बनाएं। अब एक साथ अपने दाएं हाथ और बाएं पैर को आगे कर लीजिए। अगले कदम में अपने बाएं हाथ और दाएं पैर को एक साथ आगे कर लीजिए। ऐसे ही 2-4 और कदम आगे ले लें। क्या आप अपने दोस्त के साथ ऊंट चाल में दौड़ लगा सकते हैं? जरा कोशिश कर लो। अगली चाल है हाथी चाल। दोबारा से अपने हाथ को पैर बनाएं। इस बार हम अपने दाएं हाथ और दाएं पैर एक साथ आगे करेंगे और फिर अपने बाएं हाथ और बाएं पैर एक साथ आगे करेंगे। पता करें अपने दोस्तों में कौन सबसे तेज हाथी बन सकते हैं। आखिरी जानवर है मगरमच्छ। अपने हाथ कंधे के बराबर जमीन पर रखकर सीधा कमर के साथ हाथ और पैर पे आगे जाइए। इस तरह ध्यान से। जानवरों की तरह चल के मजा आया? अब हम एक और मजेदार खेल खेलेंगे। एक लाइन बनाकर चलने का दौड़ लगा दो, पर इस दौड़ में जो सबसे धीरे चलते हैं वो ही जीतते हैं। बिना रुके आप कितना धीरे चल सकते हैं? आया मजा? अब अगला खेल खेलते हैं। क्या आप धूप में कभी चले हैं या ठंड में? अलग मौसम में हमारी चाल भी बदलती है या नहीं? अगले गेम में हम कोशिश करेंगे कि अलग अलग तरह से चलेंगे। कांटों पे चलना। मान लो कि जमीन पे बहुत सारे कांटे हैं, तो आप कैसे चलेंगे? जरा कोशिश करें। बर्फ पे चलना। अब कल्पना करो कि जमीन बर्फ हो गई है। कैसे चलेंगे बर्फ में? इन सारे खेलों से हमने क्या सीखा? यही कि मंच पर हम सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, हमारी चलने, बैठने और उठने के तरीकों से काफी कुछ दिखा सकते हैं। अगली क्लास के पहले अपना होमवर्क जरूर कर ले। आपके घर के पास कौन सी जगह है जो आप मंच के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे जगह ढूंढिए।
अरे भाई राजू, क्या? अरे सुने कि कल चाचा कुछ बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, चाचा कल बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। कह रहे थे कि हम लोगों को अपने बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। सिर्फ स्कूल भेजने से कुछ नहीं होता। बात तो ठीक है, लेकिन हम लोग ये करेंगे कैसे? हम लोगों को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता है। हम भी यही सोच रहे थे। अरे वो देखो, मास्टर साहब भी सही टाइम पे आ गए। चलो उन्हीं से पूछ लेते हैं। मास्टर साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मास्टर साहब, आपसे एक बात का जानकारी लेना था। हाँ, पूछिए। अब हम लोग तो ठहरे कम पढ़े लिखे आदमी, हाँ। लेकिन हम लोग का बच्चा लोग स्कूल में जाके क्या करता है, क्या सीखता है, क्या पढ़ता है, ये हम लोग कैसे जानेंगे? बहुत आसान है। अच्छा, कैसे? चलिए आप लोग स्कूल में, हम बताते हैं। जी जी चलिए। जी सर चलिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलिए। हाँ हाँ मिठा लेते हैं। चल। आइए, ये देखिए, ये है क्लास 3 का अधिगम प्रतिफल पोस्टर। इसका मतलब है यदि आपका बच्चा वर्ग 3 में पढ़ता है तो उसे इस पोस्टर में जो लिखी गई सारी चीजें उसे जानकारी होनी चाहिए। ये क्या है? पक्षी। और ये क्या है? पेड़। यानी कि तीसरी कक्षा समाप्त होते होते आपका बच्चा पशु, पक्षी, फूल, पत्ती आदि के बारे में सीख जाएगा। हर क्लास और हर विषय के लिए अधिगम प्रतिफल पोस्टर बनाए गए हैं। आइए कुछ दूसरे तरीके जानते हैं। जी सर। ये देखिए, ये है हमारे बच्चों की कॉपियाँ और ये है सही का निशान। इसका मतलब है कि इस प्रश्न का उत्तर आपके बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है। जितना ज़्यादा होंगे ये निशान उतना बढ़िया सीखा है आपका बच्चा। और ये क्या है? गलत का निशान। हाँ, ये है गलत का निशान और इसका मतलब है आपके बच्चे ने इस प्रश्न में कुछ गलती की होगी। और ये निशान जितना ज़्यादा होगा आपको अपने बच्चे पे उतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन पूरे साल में हमारा बच्चा क्या क्या सीखा ये कैसे जानेंगे? बिल्कुल जानेंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ साधन है। उनमें से एक है प्रगति पत्रक। इसके माध्यम से आप घर बैठे जान सकेंगे कि आपका बच्चा पूरे साल में क्या कुछ सीखा। देखिए, ये है 3 स्टार। इसका मतलब होता है सीख चुका है, आपका बच्चा सीख चुका है। और 2 स्टार का मतलब है बच्चा सीख रहा है। और 1 स्टार का मतलब अभी सीखने की आवश्यकता है। जी हाँ। ये तो बहुत आसान है। अब तो हम जैसे बिना पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों की कॉपी आसानी से जांच कर पाएंगे। बिल्कुल जांच पाएंगे मनोज। हाँ। मास्टर साहब, आपने तो बिल्कुल सही बात बताई थी। तो ठीक है, चलते हैं। आज जो आपने हमको बताया है वो हम सबको बताएंगे। आप क्या करेंगे? आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।